Student, see the question number 1. Define glomerular filtration rate. Yes, student. Define glomerular filtration rate. Very simple. Okay, on the very next page, where you have studied the structure of the human excretory system. याद आ रहा है जहां पे हमने किडनीज के बारे में पढ़ा है, उसी पे देखिए अगले पेज पर आपको जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के बारे में बताया हुआ है. व्हाट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट? हरजोत? यस बेटे, हरजोत. The amount of filtrate found by the kidneys per minute is called glomerular filtration rate. Glomerular filtration rate in a healthy individual is approximately 125 milliliter per minute. Yes बेटे, वेरी गुड. ठीक है बेटे, अगर हम किडनीज के साथ ये भी स्पेसिफाई करते हैं कि वो किडनीज में कहाँ पे बनता है, तो नेफ्रॉन्स के अंदर जो है वो फॉर्म होगा. तो आंसर इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज द अमाउंट ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट that is formed in all the nephrons of both the kidneys. ठीक है, and it is formed according to per minute. per minute kidneys के, दोनों kidneys के सारे nephrons के अंदर जितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पहुंचता है या बनता है, that is known as glomerular filtration rate. and healthy individual के लिए कितना है ये? तो देखो अंडरलाइन कर लो, बुक में दिया हुआ है 125 मिलीलीटर पर मिनट के अंदर जो है उतना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट रहता है. ठीक है बेटे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर क्या क्या चीजें होंगी सब बच्चों को मालूम है. सबसे ज्यादा उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? सबसे ज्यादा जो है उसके अंदर यूरिया जो है, ठीक है, रहेगा, बिकॉज ब्लड जो है जो आपके पास फिल्ट्रेशन के लिए पहुंचना है, दैट ब्लड इज मोस्टली रिच इन यूरिया, तभी तो वो किडनीज में फिल्टर हो रहा है. ठीक बेटे, इसके अलावा उसमें ग्लूकोज होंगे, अमाइनो एसिड्स होंगी, सोडियम, पोटेशियम, यूरिया, यूरिक एसिड, कीटोन बॉडीज आर आल्सो देयर, and large amount of water is also there. Okay beta, so this is all about the glomerular filtration rate. See the second one, explain the auto regulatory mechanism of glomerular filtration rate. ठीक है, किडनीज में ऐसा कौन सा ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म प्रेजेंट है जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है उसका बैलेंस मेंटेन करके रखता है? हाँ जी, कौन सा स्टूडेंट बताएगा? Yes, but anyone is interested? Yes. एक क्लू दी जा रही है आपको, हमने इसके अंदर रेनिन एंजाइम के बारे में डिस्कस करना है. ठीक है, और आपने इसके अंदर जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस के बारे में डिस्कस करना है. हाँ जी. यस बेटे, निशांत बताइए. निशांत. Ma'am, the auto-regulatory mechanism of glomerular filtration rate is generally related with juxtaglomerular apparatus, which help in the regulation of glomerular blood flow. Whenever there is a fall in glomerular blood flow, then juxtaglomerular apparatus release renin, which yes बेटे, रेनिन क्या करेगा? which increases the glomerular blood flow, and glomerular blood flow is yes reversed to its normal position. yes, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो भी बढ़ेगा. ठीक है बेटे, और उसके बाद वो कहते हैं कि जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का रेट नॉर्मल हो जाता है तो एंजाइम रेनिन जो है वो फिर से एक नॉर्मली बिहेव करता है. ठीक है, इसके अलावा देखो ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है उसके अंदर रेनिन के बारे में और भी उन्होंने आगे बताया हुआ है, अगर आपको अच्छे से याद हो. एंड वी आर डिस्कसिंग द रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शनिंग, वहां पे रेनिन के बारे में उन्होंने और बताया हुआ है. एंड देयर इज वन मैकेनिज्म आल्सो डिस्कस्ड देयर. ठीक है, दैट इज नोन एज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म. तो रेनिन एंजाइम जो है वो एंजियोटेंसिन 1 बनाता है, फिर एंजियोटेंसिन 2 बनाता है, और एंजियोटेंसिन 2 जो है वो क्या करता है? वैसो कंस्ट्रिक्शन का काम करता है, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है. एंड ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने की वजह से मोर एंड मोर ब्लड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स योर किडनी, एंड एज अ रिजल्ट द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट इट बिकम्स नॉर्मल. ठीक बेटे, तो समटाइम्स व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम सम डिसऑर्डर, आपको कोई डिजीज हो जाती है, कोई डिसऑर्डर हो जाता है जिसमें आयोनिक बैलेंस वाटर जो है आपकी बॉडी में से काफी ज्यादा जो है वो रिलीज हो जाता है किसी वजह से, तो उसको नॉर्मल करने के लिए जो है ये चलता है. ओके स्टूडेंट्स,
Yes, but I see the third question. Indicate whether the following statements are true or false. सोच समझ के जवाब देंगे सभी students. A part, maturation is carried out by a reflex. What is maturation? True. You must. Maturation is a. True. True. हाँ, it is true. ठीक है बेटे, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन जो है उसी की वजह से मेचुरेशन का प्रोसेस होता है. ठीक. उसके बाद देखिए, ADH helps in water elimination, making the urine hypotonic. Is it true? False. No, it is false. ठीक है बेटे, क्योंकि ADH हार्मोन का itself नेम एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, तो इसलिए वो क्या करता है, रीनल ट्यूब्यूल्स में स्पेशली इन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल it done the reabsorption of water as well as other essential ions. ठीक है, do not allow the water and other ions to move through the urine. तो ये यूरिन को हाइपोटोनिक नहीं बनाता, ये यूरिन को हाइपरटोनिक बनाता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर फॉल्स है. ओके बेटा, सी द थर्ड वन. Protein free fluid is filtered from blood plasma into the woman's capsule. Yes बेटे, other students will. True. Yes, it is true. क्योंकि उसने ये बोला है आपको कि सारा का सारा जो ब्लड जो है, जो वुमेन कैप्सूल में फिल्ट्रेशन के लिए जाता है, which is rich in nitrogenous waste. ठीक है, उसमें ज्यादातर कॉम्पोजिशन जो है वो ब्लड प्लाज्मा के सिमिलर होता है. ब्लड प्लाज्मा में से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस जो है इट एंटर्स इनटू द वुमेन कैप्सूल. ठीक है, सभी को याद आ रहा होगा, वुमेन कैप्सूल जो है उसके 3 यहाँ पे मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व होती हैं. ठीक है, तो ब्लड वेसल्स में एपिथेलियल मेम्ब्रेन होती है, देन एंडोथेलियम ऑफ द वुमेन कैप्सूल इज इन्वॉल्व्ड एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन इज आल्सो इन्वॉल्व्ड. ठीक बेटे, पर वो कहते हैं कि ऐसे प्रोटीन्स जिनका डायमेंशन बहुत बड़ा होता है वो इजीली वुमेन कैप्सूल में पास नहीं होते, बाकी सारी चीजें पास हो जाती हैं. Alright, see the fourth one. Hanel's loop plays an important role in concentrating the urine. Yes बेटे, Hanel's loop का क्या important role है यूरिन के कंसेंट्रेशन में? Yes मैम, true है. ये ट्रू है. अब मुझे ये भी बताइए कि Hanel's loop का कौन सा लिम्ब है जो कंसेंट्रेटेड यूरिन बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? Descending limb. Descending limb. Yes, very good. ठीक बेटे, तो कंसेंट्रेटेड यूरिन जो है वो Hanel's loop जो है उसके द्वारा बनाया जाता है, उसका इंपॉर्टेंट रोल है. दोनों ही लिम्ब्स जो है वो अलग अलग तरह के रोल्स यहाँ पे प्ले करते हैं. एंड नेक्स्ट वन इज ग्लूकोज इज एक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड इन द पेरोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है उसमें ग्लूकोज का एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होता है. हाँ जी, ठीक है. इफ यू नो द फंक्शंस ऑफ द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, so it is written that some of the substances are actively reabsorbed and some are passively reabsorbed. Among passively reabsorbed, water is the main thing because it is present in larger amount, and some of the essential nutrients such as glucose, amino acids, they are actively reabsorbed. So it is also true. Okay students, see the next question. Give a brief account of the counter current mechanism. ठीक, यहाँ पे आप वही लिखेंगे जो हमने वासा रेक्टा के बारे में स्टडी किया था, एट Hanel's loop के बारे में स्टडी किया था. यू हैव टू राइट दैट द 2 limbs of the Hanel's loop, that is the ascending limb and the descending limb. ठीक है, they what is present inside it? Filtrate is present, and the movement of the filtrate, it takes place in a counter current fashion. But similarly, the 2 limbs of the vasa recta, they are also following the 2 limbs of the Hanel's loop, and here also counter current mechanism takes place. Now you must remember कि distal convoluted tubule उसमें क्या present है? NaCl present है. ठीक बेटे, तो NaCl जो है वो कहते हैं कि it is a very important type of ions. Sodium chloride ions बहुत important है. तो from the distal convoluted tubule, then they finally enters into the blood vessels that are surrounding them. Also, what you have learned that in the collecting tubules, when all the amount of urea it gets collected, and when it has to enter into the interstitial medullary fluid, ठीक है, तो 95% यूरिया जो है वो तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर चला जाता है जो मेडुलरी पिरामिड में इकट्ठा होना है. पर इसके अलावा वो कहता है कि 1 to 2% जो यूरिया है वो किसके अंदर वापस भेज दिया जाता है, तो वो भी आपको पता है वो Hanel's loop जो है उसके ascending limb को भेज दिया जाता है, इसलिए ताकि ऑस्मोलैरिटी जो है वो मेंटेन हो सके. ठीक, तो इस तरह से Hanel's loop और वासा रेक्टा जो है उसके अंदर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं और एक कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होता है. मोस्ट ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, आयंस एज वेल एज वाटर, इट इज रीअब्सॉर्ब्ड बाय द
renal tubules, ठीक, and concentration gradient is established between both of them. So as a result, the urine which is formed, it is a concentrated type of urine. ठीक है, you have to explain the whole mechanism and you also have to give that diagram जिसमें आपको अलग-अलग ions, water उनका movement दिखाया गया, वो diagram आप यहाँ पे draw करेंगे, वो दिया हुआ है current mechanism के साथ ही. Okay, beta, you can very easily explain the next question. Describe the role of liver, lungs and skin in excretion. ठीक बेटे, you are very much familiar कि liver जो है उसके अंदर क्या present है, bile salts present हैं, these are bilirubin and bilirubin. ठीक है, they are involved in the metabolism of what? Fats के metabolism में ये involved होते हैं. ठीक, और बाद में वो कहता है कि जो भी excretory product है वो liver से किसके अंदर चले जाते हैं, it goes into the digestive waste. And along with the excretion of the digestive waste, these substances also get excreted out from the body. All right. And beside this, what is the function of lungs and what is their excretory product? You must know that lungs के अंदर excretory product क्या है? Carbon dioxide. And carbon dioxide का removal कैसे होता है? ये भी आपको मालूम है कि lungs में there is a process known as expiration, and through expiration, when the alveoli of the lungs, ठीक है, when it gets filled with much amount of carbon dioxide, then expiration takes place with the help of some of the lung muscles, and this carbon dioxide is thrown out from the body. And what about skin? Skin में क्या present है? तो you have to discuss two type of cells here. Sebaceous glands यहाँ पे present है. Okay बेटे, इसके अलावा skin जो है इसमें sweat glands present है. Sweat की form में excretion होता है certain ions का, और वाटर भी उसमें रिलीज होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, along with some of the important constituents of ions are also there. ठीक, इसके अलावा वो कहता है कि sebaceous glands जो हैं वो highly secretion करते हैं सीबम की फॉर्म में. ठीक, तो इस तरीके से काफी सारे सब्सटेंसेस जो हैं वो स्किन के जरिए भी एक्सक्रीट आउट होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन मिच्यूरेशन. तो देखो मिच्यूरेशन के अंदर आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो मिच्यूरेशन जो है उसके अंदर आपने पूरा मैकेनिज्म बताना है कि हाउ द प्रोसेस ऑफ मिच्यूरेशन इट एक्चुअली टेक्स प्लेस. So you have to write what is happening in your urinary bladder. ठीक है, तो the urine which comes out from the ureters, it finally gets accumulated in your urinary bladder, and when much amount of urine it gets entered into your urinary bladder, it gets swell. ठीक है, when your urinary bladder it filled with much amount of urine, then what happened? There is a reflex. It carries a message and finally it conveys the message to the central nervous system, and where the motor neurons they are released by the central nervous system, they finally reaches the target organ, that is the urinary bladder, and they give information related with the excretion of the urine. So what happened? The smooth muscles that are present on the urinary bladder, they get stretched and urine is excreted out, and after the excretion of the urine, the smooth muscles they become dilate. Okay, but the neural reflex action is involved in it, and there is a urge in humans to release out the urine. Okay, when your urinary bladder it gets filled with urine, then urge it finally happens, and it is in the form of a message that is later carried out by a reflex neuron, and it reaches the central nervous system. ठीक बेटे, ये सारा मैकेनिज्म एक्सप्लेन करेंगे. अब सीधा 7th क्वेश्चन, match the items of column 1 with those of the column 2. Okay, first is ammonotalism. Ammonotalism को किससे मैच करेंगे? Bony fish. Yes बेटे, bony fishes, because ammonotelic animals जो है वो aquatic animals होते हैं, और उसमें हमारे पास bony fishes आ जाएंगी. ठीक है, और इसके अलावा जो भी और molluscus वगैरह हैं वो सारे आ जाते हैं इसमें. अब देखिए Bowman's capsule किस चीज से रिलेटेड है? Bowman's capsule. Yes, but it is related with renal tubules. ठीक है, it is a type of a renal tubule. All right. उसके बाद micturition. What is micturition? और किस चीज से Urinary bladder. Urinary bladder से related है, because it is a process of excrete out of the urine through the urinary bladder after constriction of the smooth muscles. And what are uricotalism? Uricotalism किससे related होगा? Birds से related होगा. Very good, because in birds their excretory products are in the form of pellets or paste, and which generally consist of uric acid. Okay बेटे, ADH, that is anti-diuretic hormone, क्या करता है? Water reabsorption.
water reabsorption. water through the renal tubules. ठीक है बेटे, जितना भी ज्यादा से ज्यादा वाटर रीनल ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट है वो सारा वाटर जो है उसको रीएब्जॉर्ब कर लेता है, एंड इसी वजह से हमारा यूरिन कंसेंट्रेटेड यूरिन होता है। डायूरेसिस की जो कंडीशन है हाइपोटोनिक यूरिन की, उसको ये ओवरकम करता है। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म ऑस्मोरेगुलेशन? Yes, but osmoregulation. There is one term, it is always used along with the expression osmoregulation. What is osmoregulation? देखो name itself indicate. Osmoregulation is the process of maintaining osmotic balance in your body. ठीक है, तो osmotic balance जो है आपकी बॉडी के अंदर जो मेंटेन होता है, that is in the form of ionic balance. So many important ions which are the result of certain metabolic reactions, or sometimes its active uptake is taken up by your body. तो इस तरह के जो important ions हैं जो आपकी metabolic reactions में important role play करते हैं, ठीक है, तो उनको कभी भी बॉडी जो है वो लॉस नहीं होने देती। तो ऑस्मोरेगुलेशन जो है एक कंसेंट्रेशन है उन पर्टिकुलर आयंस का जो आपकी बॉडी के अंदर हमेशा मेंटेन रहता है, बट समटाइम्स व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम सर्टेन डिजीजेस सच एज डायरिया और लूज मोशंस, इन दैट कंडीशन excessive amount of ions it loses out from your body. So in that situation what happens, sometimes doctor suggest you to take what, ORS, ठीक है, so that is an appropriate concentration of sodium and chloride ions so that their proper concentration should be there in your body. Okay, but question number 9, terrestrial animals are generally either ureotalic or uricotalic, not a monotalic. Why? वो कहते हैं कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो हैं उनमें हमेशा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या तो यूरिया होता है या यूरिक एसिड होती है। अमोनोटैलिज्म जो है इनके अंदर नहीं देखा जाता है, ऐसा क्यों? And because ma'am, ammonia is very toxic substance and it requires a lot of water to be removed, and it consumes 3 ATP from our body to get removed, whereas urea and uric acid consume less energy as compared to ammonia. Yes बेटे, it is very clear. ठीक बेटे, तो जैसे अभी बताया निशांत ने कि जो अमोनिया है वो टॉक्सिक सब्सटेंस है, उसके रिमूवल में बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स दे हैव एन एडेप्टेशन, ठीक है, इन देयर बॉडी व्हाट इज फॉर्म्ड इफ अमोनिया इज फॉर्म्ड, दैट अमोनिया इट लेटर चेंजेस इन द लिवर ऑफ दीज एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, ठीक है, एंड इन सिमिलरली इन केस ऑफ बर्ड्स यूरिक एसिड इज फॉर्म्ड, it is only because to conserve water in them, because sometimes they are living in such a habitat where appropriate amount of water is not available, sufficient amount of water is not available. So for excretion of ammonia the conditions are not suitable because it requires large amount of water. So it is a kind of adaptation that is found in case of uricotalic and ureotalic animals, which are actually the terrestrial animals. Okay, but next is what is the significance of juxtaglomerular apparatus in kidney function? ठीक है, पहले भी हम बता चुके हैं आपको juxtaglomerular apparatus या फिर juxtaglomerular cells which are generally found at the junction of the distal convoluted tubule. What is their major function? So their major function is as soon as they found that there is a decrease in the glomerular filtration rate, a less amount of filtrate is directed towards the kidney, these juxtaglomerular cells they activate and they produce the enzyme renin, and this enzyme renin it actually do its job. What is its job? It do the reabsorption of water from the distal convoluted tubule and other renal tubules. Okay, but later the function is described in an elaborate manner that these juxtaglomerular cells when they produce renin, which is a kind of enzyme, this renin it also activate other enzymes, ठीक है, such as angiotensin 1 and then angiotensin 2. Then this angiotensin 2 it also works as a vasoconstrictor, it constricts your blood vessels, and as a result more and more blood flow it directed towards the kidney, the glomerular filtrate rate it becomes normal, and in this way your kidneys they function properly. Okay बेटे, ये सारा लिखेंगे हम यहाँ पर। अब देखिए नेम द फॉलोइंग, ठीक है, सोच समझ के जवाब देंगे। अ कॉर्डेट एनिमल हैविंग फ्लेम सेल्स एज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। हाँ जी, प्लेटीहेलमिंथस। यस, ओके बेटे। कॉर्टिकल पोर्शंस प्रोजेक्टिंग बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स इन द ह्यूमन किडनी। कॉर्टेक्स का वो पोर्शन जो मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में प्रेजेंट है ह्यूमन किडनी के, उसको क्या नेम दिया गया है?
Columns of Bertini. Yes, very good. It's known as columns of Bertini. A loop of capillary running parallel to the Henle's loop. Capillaries का वो loop जो Henle's loop के साथ साथ चलता है blood vessels का. Vasa recta. Vasa recta. Vasa recta. ठीक बेटे. अब fill in the gaps. Ascending limb of Henle's loop is dash to water, whereas the descending limb is dash to it. ठीक है, सोच समझ के जवाब देंगे. Ascending limb of Henle's loop is dash to water. Impermeable to water. Impermeable. And descending limb is dash to it. Permeable. Permeable to it. क्योंकि देखिए आपको याद है अच्छे से कि डिसेंडिंग लिम्ब में से वाटर मूव कर रहा था इजीली, पर इलेक्ट्रोलाइट मूव नहीं कर रहे थे. पर जैसे ही वो फिल्ट्रेट किस में पहुंचता है, असेंडिंग लिम्ब में पहुंचता है, तो वो डाइल्यूट फिल्ट्रेट बन जाते हैं कंसंट्रेटेड से. तो उससे हमें ये पता लगता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स का मूवमेंट तो हो रहा है असेंडिंग लिम्ब में, पर वाटर का नहीं हो रहा. इसलिए लार्जर अमाउंट ऑफ वाटर वहां पर जो है प्रेजेंट होता है फिल्ट्रेट में, जिससे कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट बाद में डाइल्यूट फिल्ट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है. ओके बेटे. रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डिस्टल पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल्स इज फैसिलिटेटेड बाय हार्मोन डैश. कौन सा हार्मोन है जो कि किडनी के डिस्टल ट्यूब्यूल्स में से वाटर का ज्यादा से ज्यादा रीअब्सॉर्प्शन करता है? ठीक है बेटे. एंजाइम का नेम नहीं पूछा है मैंने यहाँ पे, हार्मोन का नेम पूछा है. एल्डोस्टेरोन. ओके. एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच. ठीक है बेटे. वैसोकंस्ट्रिक्टर भी उसको कहते हैं, वैसोप्रेसिन भी उसको कहते हैं. ठीक है. एल्डोस्टेरोन का भी रोल है, पर हम यहाँ पे मेन हार्मोन की बात करेंगे जो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में से वाटर एब्जॉर्ब करता है, तो दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन. ओके बेटे. सी द थर्ड वन. डायलिसिस फ्लूइड कंटेन्स ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स एज इन प्लाज्मा एक्सेप्ट डैश. हाँ जी. डायलिसिस Nitrogenous waste. होती है जो प्लाज्मा में होती है, सिर्फ एक चीज नहीं होती. क्या नहीं होती? Nitrogenous waste. यस बेटे. नाइट्रोजीनियस वेस्ट नहीं होता है. दैट्स व्हाई द पर्सन्स हु आर द यूरेमिक टाइप ऑफ पर्सन्स, उनकी बॉडी में द ब्लड इज रिच इन यूरिया, ठीक, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट, so it easily flow into the dialysing fluid and in this way the blood it gets clear. A healthy adult human excrete on an average dash gram of urea per day. 25 to 30 gram. यस, वेरी गुड. ठीक बेटे. अब ये क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं. ठीक. तो इसमें से ये फिलिंग दी ब्लैंक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन और इस तरह के जो नेम द फॉलोइंग इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो हम यहीं पे रखेंगे, और जो मेन क्वेश्चंस हैं उसे हम फेयर कॉपी में कर लेंगे. जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है बेटे. डिफाइन गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द काउंटर करंट मैकेनिज्म. इसको फेयर कॉपी में कर लेंगे सभी बच्चे. लंग्स, लीवर एंड स्किन का क्या रोल है वो कर लेंगे. ठीक बेटे. एक्सप्लेन विच यूरेशन, ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे. एंड ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, क्वेश्चन नंबर 2. ठीक. इसको आप फेयर कॉपी में कर लेंगे. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर. ओके बेटे. तो नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर एंड दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड है. ठीक है. सम ऑफ द स्टूडेंट्स we have also learned a little bit about this. हम इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं. ठीक है बेटे. आपको दो सिस्टम्स जो हैं उससे आप अच्छे से फेमिलियर हैं, तो आज जस्ट मैं इंट्रोडक्शन थोड़ी सी बताऊंगी. 2-3 दिन में we can easily complete this chapter. No problem is there. This chapter we are going to start today. Chapter number 22 of your NCERT biology book, chemical coordination and integration. ठीक बेटे. As the name of the chapter itself indicate, chemical coordination, it is concerned with a well-developed system that is found in the human body, and that is the endocrine system. ठीक है. All of you know very well the system that is responsible for the transmission of messages. ठीक. That is actually the nervous system. It is also known as the neural system. But there are certain limitations of the neural system or the nervous system, and in order to satisfy the disadvantages of neural system, nervous system, there is one another system that is present in your body, very much efficient and having long lasting effect, and that system is known as the endocrine system. So here we are going to study about the various type of hormones as well as the glands that are the important components of this
endocrine system. So what you are going to study in this chapter, you are going to study about the different type of the endocrine glands that are present in your body, and beside these endocrine glands, what are their chemical secretions? You know that their chemical secretions, they are known as the hormones. So you are well familiar that in our body two types of glands are there. Okay, some of the glands, they have their own ducts or cavities, and such type of glands are known as the exocrine glands. But there is a very familiar name for the endocrine glands, that these glands are known as the ductless glands. ठीक है, इन glands के अपने duct नहीं होते हैं, इनकी cavities नहीं होती है, but their chemical secretions, they are known as the hormones. So these glands, they finally pour their chemical secretion, which are known as hormones, directly into the blood, so that it can easily reaches their target organs and perform the necessary functions there. Okay, but you get familiar after reading this chapter, you will be well familiar with the human endocrine system. Okay, what are the various glands that are present in human endocrine system? And beside these glands, which are the important component of human endocrine system, you will also learn about the hormones which are produced by some of the other important organs of your body. ये हार्ट जो है वो भी एक हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करता है, जैसे यू हैव लर्नड इन द चैप्टर एक्सप्रेशन अबाउट द एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर, ठीक है, ANF, जो हार्ट के द्वारा जो है रिलीज किया जाता है, और वो उसका फंक्शन भी आपको मालूम है कि वो वैसोडाइलेटर होता है, ठीक है, और एंटी डायूरेटिक हार्मोन के अगेंस्ट काम करता है। देन किडनी जो है वो भी हार्मोन रिलीज करती है, एंड इसके अलावा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रिक वर्ड इज ऑलवेज यूज्ड फॉर स्टमक एंड इंटेस्टाइनल ट्रैक इज द पैसेज ऑफ द इंटेस्टाइन। तो जहां पे आपका स्टमक आपके इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा हुआ है, उस जंक्शन पे भी कुछ हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं, तो वो भी आप स्टडी करेंगे। लास्ट में यू विल स्टडी दैट हाउ अ पर्टिकुलर हार्मोन it regulates the functioning of a target organ, ठीक है, what is the mechanism behind that, so it is a kind of a feedback mechanism, ठीक है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो what is given in the introduction, that the system which is responsible for the transmission of messages, ठीक है, from the target organs to the brain as well as from the brain to the respective organs, this is actually the neural system, or it is also known as the nervous system. But what is the special thing about this nervous system, that this neural coordination, though it is a fast type of coordination, means the messages, they reaches the brain from the sense organs in a very fast way and vice versa. But what is the special thing, that it is a short lived type of mechanism, ठीक बेटे, जितने तेजी से मैसेजेस जो हैं वो सेंस ऑर्गन से ब्रेन के पास पहुंचते हैं और ब्रेन से सेंस ऑर्गन्स के पास पहुंचते हैं, वो मैकेनिज्म तो बहुत फास्ट होता है, पर कहते हैं कि उसका जो इफेक्ट होता है ना, वो शॉर्ट लिव्ड होता है, कुछ टाइम के लिए होता है। एंड व्हाट इज द अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द नर्व फाइबर्स, दैट दीज नर्व फाइबर्स, ठीक है, दो दे आर इन्वॉल्वड इन द फास्ट ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेजेस ऑल ओवर द बॉडी, but there are some of the special regions present in your body where these nerve fibers cannot enter, ठीक है, कुछ ऐसे छोटे छोटे से जगह आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है जहां पे कि ये नर्व फाइबर्स जो है वो इजीली एंटर नहीं कर सकते। तो हाउ द फंक्शंस ऑफ दीज ऑर्गन्स कैन बी कंट्रोल्ड, ठीक है, हाउ दे रिसीव मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन, तो उस केस में वो कहते हैं कि a special kind of coordination and integrated system is provided by your body, and the function of that system is actually carried out by certain chemical secretions which are known as hormones, ठीक है, that's why these hormones, they are also known as chemical messengers, ठीक बेटे। तो in addition to the neural system, there is one another system which is also of very much importance, and that works along with the neural system in a joint manner, and that is known as the endocrine system. So both the neural system as well as the endocrine system, they work in a jointed fashion and coordinate and regulate all the physiological functions that are occurring in your body, ठीक है बेटे। जितने भी तरह के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आपकी बॉडी के अंदर हो रही हैं, उसमें वो कहता है कि जो भी मैसेजेस कन्वे किए जाते हैं वो सिर्फ न्यूरल सिस्टम के द्वारा नहीं, बल्कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है इट आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, ठीक। सो न्यूरल सिस्टम में मैसेजेस जो हैं दे आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ नर्व फाइबर्स, एंड यू नो दैट
The structural and functional unit of these nerve fibers, they are known as the neurons. You have also familiar with the structure of neurons in class 9th and 10th. And what about the endocrine system? The endocrine system, it is chiefly related with the endocrine glands. And you know that these endocrine glands are the ductless glands, and they secrete certain chemical substances which are non-nutrient. सभी बच्चे अच्छे से याद रखेंगे, मैंने अभी बोला आपको कि हार्मोन्स जो हैं वो कभी कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, वो हमेशा नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल सिक्रेशंस होते हैं. और बिकॉज एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अपने डक्ट नहीं होते हैं, so that's why these hormones, they are generally poured by these endocrine glands directly into the bloodstream. And you know that blood is moving all over the body, so ये blood जो है वो इन endocrine glands के chemical secretions, जिनको hormones कहते हैं, उनको उनके respective organs तक लेकर जाता है. ओके बेटे, see the endocrine glands and the hormones. अब उसने बताया you know very, ठीक है, इसीलिए that endocrine glands, they are actually the ductless glands. उनके डक्ट्स नहीं है, एंड उनके सिक्रेशंस को हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं. तो कहते हैं कि इफ यू वांट टू डिफाइन द हार्मोन, देन व्हाट इज द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ दीस हार्मोन्स. सो दीस हार्मोन्स आर जनरली कंसीडर्ड traditionally as a chemical which is produced by endocrine glands and finally released into the blood, and later it is transported to the respective target organs which are distinctly located. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उनके टारगेट ऑर्गन्स बिल्कुल पास में ही है जहां पे उन हार्मोन्स ने पहुंचना है. कहते हैं कि उनके टारगेट ऑर्गन्स काफी दूर हो सकते हैं, इसलिए ब्लड के जरिए ये हार्मोन्स जो है वो धीरे धीरे जो है अपने डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन्स के पास पहुंचते हैं. ओके बेटे, देयर इज अ रिवाइज्ड डेफिनेशन ऑफ हार्मोन्स. व्हाट आर हार्मोन्स एक्चुअली? तो दीस हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स which act as intercellular messengers and are produced in tracer amount. ठीक है बेटे, पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर हार्मोन का ये है कि वो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हैं. दूसरा उसका फीचर ये है कि वो मैसेजेस जो है उनका ट्रांसपोर्ट करते हैं एक सेल से दूसरे सेल के बीच में, इसलिए हम उनको इंटरसेलुलर मैसेंजर भी कहते हैं. और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि वो हार्मोन्स हमेशा जो है वो स्मॉलर क्वांटिटीज में प्रोड्यूस्ड होते हैं. ठीक है, वेरी माइनर क्वांटिटीज इन ट्रेसर अमाउंट. If their concentration it rises because of certain disorder, then there may be abnormalities in your body. ठीक है, अगर इन हार्मोन्स की कंसेंट्रेशन उनके ट्रेसर अमाउंट से बढ़ जाए किसी वजह से, तो आपकी बॉडी के अंदर उसके साइड इफेक्ट्स, उसके सिम्टम्स जो है वो नजर आने लगते हैं, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स दे केम इनटू एग्जिस्टेंस. ओके बेटे, अब इसके अलावा देखो उसने ये बताया है कि इफ वी कंपेयर द वर्टिब्रेट्स एंड द इनवर्टिब्रेट्स, तो इनवर्टिब्रेट्स आर द प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, so their endocrine system is a simplest type of endocrine system and few hormones are produced there, whereas in case of vertebrates the hormonal system is a well developed type of hormonal system and they produce larger amount of hormones which generally play important role in coordination and control of messages. ओके बेटे, यहां तक सभी बच्चे पढ़ेंगे आज. ओके, तो बस इसके अंदर हमने हार्मोन्स कौन कौन से सिक्रेट होते हैं वो आपने लर्न करने हैं, और कौन से ग्लैंड्स हैं वो आपने लर्न करने हैं. वेरी इजी चैप्टर, वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर इन 2 to 3 days. ठीक, एक बार रीडिंग करने से ही बड़े इजीली वो आपको आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो आज अपने आप थोड़ा सा रीड करने की इसको कोशिश करेंगे सभी बच्चे. ओके बेटे, और जो मैंने क्वेश्चंस आपको बोले हैं ना वो सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो कर लेंगे.